चलिए भाई, स्टार्ट हो गया। क्लियर है? आवाज आ रही है सभी को? सबसे पहले साउंड के बारे में बताओ भाई। आवाज आ रही है? क्लियर? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सब कुछ विजिबल है कि नहीं। क्लियर। चलिए, तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट के लिए यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं, सीडीपी की क्लास चल रही है, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराया जा रहा है। ऑथेंटिक चीज़ें लाई जा रही हैं ताकि आपके एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चंस बिल्कुल सही तरीके से लग पाएँ। हालांकि हम 50 प्लस वीडियोस आपकी सीडीपी के ऊपर कर चुके हैं, और ये सभी की सभी जितने भी वीडियोस हैं ये आपके एग्जाम में पूछे गए पेपर्स की हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये पेपर ही आपका जो कि हमने उठा लिया है। तो इसमें से ऑनलाइन एग्जाम होता था, अब तो आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा। लेकिन ऑनलाइन एग्जाम जब होता था 2000, अभी पिछली बार जब ऑनलाइन हुआ था उससे पिछली बार ऑनलाइन हुआ था, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में बहुत सारे पेपर मल्टीपल शिफ्ट में होते थे। तो मेरे भाई, यहाँ पर उन सभी क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कराया जा रहा है। प्राइमरी के पेपर भी हैं और आपके जूनियर के पेपर भी हैं। क्लियर? तो इनको अगर आप करके जाओगे तो डायरेक्टली सी बात है, आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रिपीट होंगे। और सीडीपी की तो खास बात है, क्वेश्चन रिपीट करता है ये सीटेट हर बार। क्लियर मेरे भाई? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, और देखते हैं कौन स्टूडेंट 10 आउट ऑफ 10 यहाँ पर मार्क्स लाता है। आप लोग अगर 10 में से 10 लेकर आते हो तो आपकी तैयारी बेस्ट है, नहीं तो कहीं ना कहीं अगर 9 भी लेके आते हो तो सोचने वाली बात है। ठीक है, चलिए 9 तक चल जाएगा आपका, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है। क्लियर है मेरे भाई? तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हम लगा देते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। क्लियर? एवरी स्टूडेंट गिव योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। क्वेश्चन है, बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं। बच्चे क्या है, समय की एक विशिष्ट अवधि तक क्या करते हैं, बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं, क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस अवधि को विकास की अवधि के रूप में जाना जाएगा। तो किस अवधि के रूप में इसे जाना जाएगा? मेरे भाई, यहाँ पर बात करें तो जीन पियाजे साहब की बात करें तो इन्होंने भी भाषा पर बात की है और अधिगम पर बात की है। क्लियर है? लेव बैगोस्की ने भी भाषा पर बात की है, अधिगम पर भी बात की है। इनके तर्क अलग अलग थे। किसी का कहना था कि भाषा पहले आती है, अधिगम बाद में आता है। दूसरे का कहना था कि अधिगम पहले आता है, भाषा बाद में आती है। तो इनके अपने अपने विचार थे। लेकिन अगर भाषा की बात करें तो 0 से 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, जीन पियाजे साहब ने बोला है, इसको हम बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी सेंसरी मोटर स्टेज। तो जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है, इसे बोलते हैं संवेदी गामक अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था। यहाँ पर बच्चा क्या करता है, सेंसेस का प्रयोग करके वो सीखता है। तो क्या बोलोगे आप, लैंग्वेज का बच्चा 2 वर्ष तक का बच्चा क्या लैंग्वेज सीख सकता है? जी हाँ, 2 वर्ष तक का बच्चा भी लैंग्वेज सीख सकता है, और वो सीखता भी है। बच्चे के अंतर्गत भाषा को सीखने की इनेट एबिलिटी होती है। इनेट एबिलिटी का मतलब होता है उसके अंतर्गत जन्मजात क्षमताएं होती हैं, यानी कि वो बच्चा भाषा को सीखने की या अधिगम को सीखने की जन्मजात क्षमताओं के साथ पैदा होता है। क्लियर है? अपने वातावरणीय प्रभावकों के साथ, अपने वातावरण के जो एटमॉस्फेयर है उसे देख देख कर बहुत ज्यादा सीखता है। बच्चे का जो विकास होता है 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था में होता है, वो उसके पूरी की पूरी लाइफ में सबसे ज्यादा विकास माना जाता है। चाहे वो शारीरिक विकास ही क्यों ना हो, बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है, फिजिकल जो डेवलपमेंट होता है, वो भी उसकी पूरी लाइफ का सबसे ज्यादा विकसित जो काल माना जाता है, 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था को माना जाता है। क्लियर है मेरे भाई? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्षेत्रीय आपका होगा नहीं, और विशिष्ट या सामान्य होगा नहीं, अप्रतिक्रियात्मक होगा नहीं। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, संवेदनशील अवस्था होगी, जैसे हम किसके नाम से जानते हैं, सेंसिटिव सेंसिटिव के नाम से जानते हैं। क्लियर है मेरे भाई? चलिए, तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लेंगे, आंसर अपना दे देंगे, ये देखिए। और हिंदी वालों के लिए चलिए दोनों ही पढ़ सकते हैं, इस क्वेश्चन में ज़्यादा डाउट वाली बात नहीं है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। क्लियर मेरे भाई? क्वेश्चंस बहुत आसान है। क्वेश्चन है, अ मदर नोटिसेस दैट वन ऑफ हर ट्विंस is progressing more quickly in learning to walk than the other. Which principle of the development is associated with his variation in learning? एक माँ ने देखा कि उसका एक जुड़वा दूसरे की तुलना में, यहाँ पर कंपैरिजन की बात की गई है, एक जुड़वा दूसरे की तुलना में चलना सीखने में अधिक तेजी
से प्रगति कर रहा है, यानी कि किसमें, चलने में। यानी कि बात करें तो जुड़े हुए बच्चे हैं, मान लीजिए दो बच्चे हैं, एक बच्चा है ए और दूसरा बच्चा है बी, ए और बी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये अगर इनका हम ऐसे बोल देते हैं तो ये इनकी जो उनका फिजिकल चेंजेस है, जो उनकी गतिक कौशल है, वो क्या होता है, ए का दोगुना होता है बी की अपेक्षा में। क्लियर है। सीखने में इस भिन्नता से विकास कौन सा अधिगम से जुड़ा है, तो सीखने में इस भिन्नता से विकास किस कौन से सिद्धांत से जुड़ा है, तो ये आपसे पूछा गया है। क्लियर है मेरे भाई। व्यक्तियों में विकास सिर से पैर की ओर होता है, जिसको हम बोलते हैं हेड टू टॉ। क्या बोलते हैं मेरे भाई, हेड टू टॉ के नाम से जानते हैं। कि सिर से पैर की ओर विकास होता है, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, सेफेलोकोडल डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं। हर किसी में विकास का दर चरण आगे बढ़ता है। अलग अलग व्यक्तियों में विकास की अलग अलग गति से होता है और हर किसी में विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो बच्चे के अंतर्गत, किसी भी बच्चे के अंतर्गत बात की जाए, क्योंकि दोनों बच्चे जो हैं, ए है या बी है, दोनों ही जुड़वा बच्चे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि जो विकास है वो एक जैसा होगा दोनों के अंतर्गत, ऐसा देखने को नहीं मिले, जरूरी नहीं है। क्योंकि जो विकास होता है बच्चों के अंतर्गत या किसी भी व्यक्ति के अंतर्गत, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती हैं। तो उसके आधार पर क्या होता है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर विकास अलग अलग गति से होगा और विकास की जो प्रक्रिया होती है वो एक तरीके से समान होती है, एक जैसी होती है सभी के अंतर्गत। क्लियर है। अगर 2 से 7 वर्ष तक का अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है, तो चाहे वो चाइना का बच्चा हो, चाहे जापान का बच्चा हो या इंडिया का बच्चा हो, वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत ही आएगा और उसके जो रिएक्शंस होंगे वो हर जगह सेम ही देखने को मिलेंगे। लेकिन बच्चों के अंतर्गत इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे और ये प्रश्न लैंग्वेज बदल बदल कर हर बार आता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस से रिलेटेड। क्लियर है मेरे भाई। 1 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन को लगाइए, राइट आंसर क्या होगा। विकास निम्न में से किस पर निर्भर है, तो आनुवंशिक प्रवृत्तियां। विकास की बात करें मेरे भाई तो विकास जो होता है, डेवलपमेंट इक्वल टू होता है हेरिडिटरी एनवायरनमेंट के मल्टीपल के बराबर। ऐसा कोई वीडियो नहीं है जिसके अंतर्गत मैंने इसको ना बताया हो और बताने की भी मेरी मजबूरी है क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, यही क्वेश्चन रिपीट कर करके पूछ लेता है। तो आपका जो विकास होता है, जो आपका विकास होता है, क्या होता है मेरे भाई, विकास जो होता है वो वातावरण और आनुवंशिकता का गुणनफल होता है। क्या होता है, आनुवंशिकता का गुणनफल होता है। यानी कि वातावरण और आनुवंशिकता की अंतःक्रिया के द्वारा बच्चे का विकास होता है। ये बेवेरिस्टिक व्यवहारवादी बुढ़वा साहब का कहना था। क्लियर है। तो आनुवंशिक प्रवृत्तियां क्या विकास को निर्भर हैं या विकास को प्रभावित करेंगी, तो आप कहोगे बिल्कुल सर, क्योंकि विकास को ये प्रभावित करेंगे। क्लियर है। सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं की अगर बात करें तो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी बच्चे के विकास को प्रभावित करती है। अगर कोई मलयालम तमिलनाडु का बच्चा है तो वो अपनी तमिल लैंग्वेज सीखेगा, तो उसकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जो भी होगी उसके आधार पर बच्चा उसके प्रभाव उस पर दिखेंगे। अगर कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है या मान लीजिए आप एक ऐसे जगह से आता है जो इंग्लिश बोली जाती है बहुत ज़्यादा, तो उसका प्रभाव उसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्या भौतिक प्रभाव भी देखने को मिलेंगे, तो जी हाँ बिल्कुल। आपके जो फिजिकल चेंजेज हैं एटमॉस्फेयर के अंतर्गत वो भी देखने को आपको मिलेंगे। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट का भी यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका केवल तो नहीं होगा भाई किसी के अंतर्गत, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सभी चीजें यहाँ पर प्रभावित करेंगे बच्चे के विकास को। क्लियर है मेरे भाई। तो ये चीजें आपको समझनी होंगी और हर बार हम इन्हीं चीजों को करा रहे हैं, लेकिन लैंग्वेज चेंज कर करके यहाँ पर क्वेश्चंस को कराया जा रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्वेश्चंस तो वही रहता है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज करके एग्जामिनेशन में पूछ ली जाती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। तो जीन पियाजे की बात करें तो इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड। द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के बारे में
बात की गई थी उसमें। क्लियर है? तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास, संज्ञान का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में जानना, या फिर आप बोल सकते हैं सूचनाओं को एकत्रित करना, इकट्ठा करना दिमाग के अंतर्गत। ठीक है, सिद्धांत के अनुसार अध्यापक किस अवस्था में, तो इनकी कितनी अवस्था है? 4 अवस्था है। 4 कौन कौन सी अवस्था है? पहली जो अवस्था होती है जिसे हम 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था कहते हैं। दूसरी जो अवस्था होती है, जिसे हम 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था कहते हैं। तीसरी जो अवस्था होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, आपका 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था कहते हैं। और जो चौथी अवस्था होती है जिसे हम 11 से 16 वर्ष तक की अवस्था कहते हैं। क्लियर है मेरे भाई? ये बात समझ में आई कि नहीं? तो जीन पियाजे के हिसाब से कितनी अवस्थाएं बताई गई थी? 4 अवस्थाएं बताई गई। हालांकि संवेदीगामक अवस्था, इसकी भी फिर 4-5 अवस्थाएं, 6 के करीब अवस्थाएं बताई गई हैं। तो इतना डिटेल में कभी सीटेट पूछता नहीं है, तो वहां पर जाने की भी आपको जरूरत नहीं है। तो संवेदीगामक अवस्था की बात करें तो ये 4 अवस्थाएं होती हैं। क्लियर है? जिसको हम संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और या फिर औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी इसको जानते हैं। क्लियर है मेरे भाई? तो 4 अवस्थाएं आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आपसे बात की गई है किसकी? क्रमबद्धता की। तो बच्चे के अंतर्गत क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए। तो कहाँ पर उसको क्रमबद्धता की जरूरत पड़ जाती है? तो क्रमबद्धता की जो जरूरत पड़ती है वो कहाँ पर पड़ती है? 2 से 7 वर्ष तक का अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सर मैं तो मूर्त रखा था। क्रमबद्धता, जैसे हम क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं सीरियसन की प्रॉब्लम जो होती है, तो ये आपको 2 से 7 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत, यानी कि 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था के अंतर्गत आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। और यहीं पर आपको किसकी भावना देखने को मिलेगी? बच्चे के अंदर का संरक्षण का जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाता है, यानी कि वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने लगता है। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। बताइए भाई क्या होगा इसका आंसर? जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसातकरण और समंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं? यहाँ पर बात की गई है आत्मसातीकरण, और एक बात की गई है समंजन की बात की गई है। तो दोनों को समझने की कोशिश करते हैं, आखिरकार ये दोनों चीजें है क्या। चलिए भाई इनको समझते हैं। आत्मसातीकरण का मतलब होता है, पूर्व ज्ञान के साथ, पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ना, नवीन ज्ञान को जोड़ना। समंजन की बात करें तो पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को परिवर्तन के साथ जोड़ना समंजन कहलाता है। और इन्हीं दोनों चीजों को स्थिति को प्राप्त करने का जो काम करता है, जिसे हम इक्विलिब्रेशन कहते हैं, संतुलन की अवस्था कहते हैं। तो यहाँ पर बाकी कोई ऑप्शन आपका नहीं होगा। वैसे भी जीन पियाजे साहब ने सिर्फ संतुलन की अवस्था की बात की है, तो आप अपना आंसर लगाएंगे नहीं कोई और। अगर आपने मेरी सीटेट की वीडियो देखी होगी ना, जिसमें मैंने जीन पियाजे को कंप्लीट पढ़ाया है, आप जीन पियाजे की वीडियो को देख लीजिएगा एक बार, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इतना ज्यादा समस्या नहीं आएगी, क्योंकि मैंने कंप्लीट आपको वहां पर बता रखा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 वर्षीय लड़का मनीष दुनिया और दूसरों के अनुभवों को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है। मतलब वो अपने दृष्टिकोण से देखता है, चाहे दुनिया का दृष्टिकोण हो या किसी का भी दृष्टिकोण हो, वो अपने दृष्टिकोण से देखता है और दूसरों के दृष्टिकोण समझने में असफल रहता है या इसका प्रतिनिधित्व करता है। मतलब वो अपनी अवधारणाओं को ही सच मानता है, दूसरों की अवधारणाओं को समझने में वो असफल रहता है। चाहे कोई भी कॉन्सेप्ट है, वो अपने को सच मानता है, दूसरों को सच मानता ही नहीं है, आप ऐसे मान सकते हो। ठीक, यानी कि जो उसने बोल दिया वो उसको मानता है, दूसरे से उसे कोई मतलब नहीं। तो इसको हम संरक्षण की भावना नहीं बोलते, आत्मकेंद्रियता बोल सकते हैं। प्रतिवर्ती चिंतन होता है किसी भी चीज के बारे में रेसिप्रोकलिटी के साथ आप सोच रहे हैं। थिंकिंग ऐसी होनी चाहिए, जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है उसका भी आप
अपोजिट में जा रहे हैं तो वहां प्रतिवर्ती रिवर्सिबल थिंकिंग वहां पर आ सकती है। साइंटिफिक तार्किकता आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। इसे हम क्या कहते हैं, आत्म केंद्रीयता कहते हैं, जैसे हम ईगो सेंट्रिज्म के नाम से जानते हैं। क्लियर है मेरे भाई? तो सेकंड ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ओ माय गॉड, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। बहुत आसान सवाल है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन है, लॉरेंस कोइलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था चरण में है उसका मत होगा। कानून एवं व्यवस्था चरण में है, देखिए लॉरेंस कोइलबर्ग की बात करें तो इन्होंने मोरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। और इनके बारे में अगर बात करें तो इन्होंने 3 स्टेज बताई थी, जिसमें से पहली थी पूर्व परंपरागत स्टेज, पूर्व परंपरागत चरण, दूसरा है परंपरागत चरण और तीसरा है उत्तर परंपरागत स्तर। ठीक है, तो दूसरा वाला जो था जिसे हम परंपरागत या कन्वेंशनल स्टेज बोलते हैं, 10 से 13 वर्ष की अवस्था जो होती है उसमें आता है कानून एवं व्यवस्था या कानून एवं अभिविन्यास या कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता आपको देखने को मिलती है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, बच्चे कानून न्याय और पालन की बात करते हैं, यानी कि इसमें क्या है, कानून और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की भावना विकसित होती है कहीं ना कहीं। तो चलिए देखते हैं, कानून एवं नियमों का पालन अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न रखने के लिए करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था में आप किसी को प्रसन्न करना या खुद को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर बात नहीं हो सकती। यहाँ पर आप न्याय की बात कर सकते हैं, सभी के लिए समान दृष्टिकोण की बात कर सकते हैं। क्लियर है? कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनती है। और ये वर्ड जब दिख जाए ना 100% आपके एग्जामिनेशन में सीटेट के पेपर में, तो आपको आंसर देता ही देता है सुगम शब्द, फैसिलिटेट करने का जब काम बात आती है। कानून तथा नियमों का पालन दंड से बचने के लिए करना चाहिए। दंड से बचने के लिए छोटे दंड है तो इसका मतलब किसी भी चीज का छोटा दंड है, अगर 200 रुपए का जुर्माना है तो इसका मतलब आप हेलमेट पहनोगे ही नहीं, यानी कि आप सामाजिक प्रणाली को बना के रखोगे। क्लियर है मेरे भाई? नेक्स्ट है, कानून तथा नियमों का पालन तभी करना चाहिए जब वे हमारी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। आपकी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं तो आप पूरा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये कौन सी बात रही? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? तो इन चीजों को आपको समझना होगा। और क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप लोग लगाइए क्या होगा। बहुत आसान सवाल है, बहुत सरल प्रश्न है। प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया? तो नैतिक विकास का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया? नहीं दिया। व्यक्तित्व विकास की बात इन्होंने नहीं की, लगाव विकासात्मक के सिद्धांत की बात नहीं की, संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक संस्कृति विकास सिद्धांत दिया, जो कि थर्ड ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी दिए गए प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इस स्थिति में एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? अगर वो चुनौती महसूस कर रहा है तो आप उसे पाण देने का, ढांचा देने का, स्कैफोल्डिंग का काम कर सकते हैं, टेम्पररी हेल्प, गाइडेंस, संकेत वगैरह दे सकते हैं। तो इसकी बात कहीं ना कहीं शायद की हो। विद्यार्थी को अनदेखा कर देना चाहिए और अकेले संघर्ष करने के लिए रहने देना चाहिए। फिर विद्यालय की आवश्यकता ही क्या थी? फिर टीचर की आवश्यकता ही क्या थी? फिर तो वो स्वयं से कर लेता संघर्ष। विद्यार्थियों को अगले कदम हेतु संकेत इशारे देने चाहिए, और ये जो संकेत इशारे होते हैं इसी को हम किसके नाम से जानते हैं मेरे भाई? इसी को हम स्कैफोल्डिंग के नाम से जानते हैं। क्लियर है? किसके नाम से जानते हैं? स्कैफोल्डिंग के नाम से जानते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा एक ये बना रखा है हमने कि हर एक वीडियो में एक क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए छोड़ते हैं, और ये सरल क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर छापिएगा। पिछली वीडियो में हमारे जो आंसर का क्वेश्चन दिया था वो दिया था पूनम सेके ने दिया था, और इनके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। बाकी और लोगों ने भी दिया था पर लेकिन आप लोग भी दीजिएगा तो आपका नाम भी यहाँ पर हम बोर्ड पर
जरूर लिखा करेंगे। क्लियर है मेरे भाई? तो कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।